शाम ढाले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंग्यकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। शाम ढले जब हंसी के सितारे लेके आए दिलचस्प इशारे, आओ सुनो तुम इनके संग जहां शब्दों में हो धमाल के रंग। प्रभात है साथ सुनो फिर बात, व्यंग्यकारों की खास सौगात, हंसी में चुभन बातों में धार, हर कलम का अनोखा विचार। तो सुनिए 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 व्यंग के रंग प्रभात के संग। आप सुन रहे हैं व्यंग के रंग प्रभात के संग। स्वागत है सभी श्रोताओं का बॉक्स एफएम पर। मैं हूं अमायरा और मेरे साथ है प्रभात गोस्वामी जी। शो शुरू हो चुका है व्यंग के रंग प्रभात के संग और हमारे साथ मौजूद है कमाल के मेहमान। जी हाँ, देश के सुपरिचित व्यंग्यकार डॉक्टर वागीश सारस्वत जी। नमस्कार। व्यंग के रंग प्रभात के संग में आज समकालीन व्यंग में अपने तीखे तेवर के लिए पहचाने जाने वाले शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पत्रकारिता, व्यंग लेखन, फिल्म लेखन और निर्माण से जुड़े हुए हैं हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी जी के समग्र लेखन पर पीएचडी की उपाधि हासिल की। एक कविता ने उन्हें राजनीति की चौखट तक पहुंचाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुंबई नगरी के सुपरिचित व्यंग्यकार डॉक्टर वागीश सारस्वत की। डॉक्टर सारस्वत को व्यंग्य साहित्य में योगदान के लिए अनेक पुरस्कार, सम्मान मिल चुके हैं। उन्हें महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा संत नामदेव काव्य पुरस्कार और आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। एकलव्य का अंगूठा, तरकश के तीर, व्यंग ऋषि शरद जोशी, चमचई की जय हो, व्यंग चालीसा, छप्पर में उड़से मोरपंख, 51 प्रतिनिधि व्यंग, चुनिंदा व्यंग तथा यदा कदा आदि डॉक्टर वागीश की प्रमुख कृतियाँ हैं। वागीश के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रिया उपाध्याय के संपादन में वागीशोदय तथा अवनींद्र के संपादन में व्यंग सम्राट वागीश सारस्वत कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर वागीश सारस्वत जी का। नमस्कार। मेरी बुनियाद में पत्थर नहीं अल्फाज मिले, मेरी बुनियाद में पत्थर नहीं अल्फाज मिले, घर के मलबे में भी निकली तो किताबें निकली। नमस्कार, मैं हूं प्रभात गोस्वामी, आपका साथी, और आज हमारे साथ व्यंग के रंग प्रभात के संग कार्यक्रम में जुड़े हैं वागीश सारस्वत। स्वागत है भाई। नमस्कार जी। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बातचीत करके। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है जी। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं हम। हर लेखक के जीवन में पहली रचना लिखने की एक मशक्कत होती है। बार बार कागज पे लिखना, फाड़ देना, निराश होना, लेकिन एक पल ऐसा आता है जब वो रचना मुकम्मल होती है, एक आकार लेती है। आप अपने संदर्भ में अपना अनुभव हमें बताएं। हर व्यक्ति का अपना अलग अनुभव होता है। आमतौर पे जो मैंने महसूस किया है अपने जीवन में, किसी भी रचनाकार की रचना प्रक्रिया की शुरुआत कविता से होती है और कविता से शुरू होने के बाद वो कहाँ, किस दिशा में, किस मुकाम तक पहुंचेगी, ये सही मायने में रचनाकार को भी नहीं मालूम होता है। क्योंकि जब हम बचपन में होते हैं, स्कूल कॉलेज में होते हैं, लेखन की शुरुआत तभी हो जाती है। लेकिन जब हम परिपक्व होते हैं तब हम अपनी विधा चुनते हैं और हमारी विधा हमारे मिजाज से मिलती जुलती होती है, उसके अनुकूल होती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। कविता से शुरुआत हुई और फिर मैं संयोग से डॉक्टर अशोक चक्रधर के सानिध्य में रहा बचपन से ही जी। उनके सानिध्य में रहते हुए मुझे शिखर व्यंग्यकार शरद जोशी जी से मिलने का अवसर मिला, उनसे साथ बातचीत करने का अवसर मिला और उनको लगातार पढ़ने का मौका मिला। कॉलेज के टाइम में ही शरद जोशी मेरे भीतर कहीं ऐसे बैठ चुके थे कि वो निकल ही नहीं पाए। कविताएं लिखता था तो कविताओं में भी मेरा स्वर व्यंग्य का होता था और उसके बाद मैंने पत्रकारिता शुरू की तो पत्रकारीय लेखन में भी व्यंग्य आने लगा।
तब मेरे संपादकों ने मुझसे कहा कि आप व्यंग्य अलग से लिखिए। तब मेरे कॉलम शुरू हुए। राग दरबारी नाम से मेरा कॉलम शुरू हुआ, खरी खरी नाम से कॉलम शुरू हुआ, मराठी भाषा में भी मेरा कॉलम शुरू हुआ और हिंदी भाषा में भी शुरू हुआ। और उसके बाद एक कॉलम शुरू हुआ जो रोज का कॉलम था, तर्कश। वो रोज लिखा 3.5 साल तक। उसके बाद व्यंग तो ऐसा रगों में बैठ गया कि बात करते हुए भी व्यंग निकलने लगा। किसी से बिल्कुल मुलाकात होती तो भी व्यंग ज्यादा होता, बातचीत कम होती। जी, बहुत बढ़िया। वागीश भाई, आपका व्यंग लेखन एक अलग तरीके का रहा। आपके व्यंग में एक तलखी भी है, एक नरमी भी है, और कहीं कहीं इस तरह की चोट करते हैं आप कि सामने वाला मुस्कुराते हुए भी तिल मिला जाता है। आपके व्यंग के खास विषय क्या रहे और व्यंग के केंद्र में व्यक्ति रहा या प्रवृत्ति रही? व्यक्ति पर व्यंग लिखा नहीं जा सकता। व्यक्ति पर जब हम व्यंग लिखने की कोशिश करेंगे तो वो उपहास हो जाएगा, और उपहास और व्यंग में बहुत फर्क है। किसी का उपहास करना व्यंग नहीं हो सकता। असल में विट, ह्यूमर और सटायर ये अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लोग इनको मिक्स करने की कोशिश करते हैं, जो गलत होता है। होना ये चाहिए कि विट को विट की तरह से देखा जाए और सटायर को सटायर की तरह से। तो जिस व्यंग की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली सटायर है। और किसी जैसे चिकित्सक की जो भूमिका होती है, डॉक्टर की जो भूमिका होती है ऑपरेशन टेबल पर, वही लेखक की भूमिका होती है व्यंग्य लिखते हुए। कंप्यूटर पे हम आजकल लिखते हैं, पहले तो कागज कलम से लिखा जाता था, अब कंप्यूटर पे और कीबोर्ड पे लिखते हैं। तो बिल्कुल वही भूमिका होती है। एक एक शब्द को लिखते हुए हमें ये सावधानी बरतनी पड़ती है कि हम ऐसा कोई शब्द ना लिखें जो समाज के हित में ना हो, और उन प्रवृत्तियों का मखौल उड़ाएं। मखौल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। और पूरी तरह से उसको उधेड़ के रख दे जो समाज को नुकसान पहुंचाती हैं। असमानताएं हैं, विडंबनाएं हैं, इन सब चीजों की बखिया उधेड़ना और बखिया उधेड़ के इस कोशिश में लगे रहना कि उसको सिलने की कोशिश की जाए और सिला इस तरह से जाए कि उसका उपचार हो सके, उसको ठीक किया जा सके। बढ़िया, बहुत बढ़िया बात कही आपने मूर्धन्य व्यंग्यकार शरद जोशी जी पर पीएचडी की, शोध किया जी। शरद जी की व्यक्तित्व और कृतित्व में वो कौन कौन से पहलू हैं जिनका सबसे गहरा असर आपके लेखन पे पड़ा या आपके व्यक्तित्व पे पड़ा? व्यक्तित्व का बहुत ज्यादा असर मुझ पे उनका नहीं हो पाया, लेकिन उनके कृतित्व का बहुत ज्यादा असर हुआ। और उसकी वजह ये रही कि हालांकि उन्होंने पत्रकारिता से पहले और कई नौकरियां की। वो सूचना विभाग में भी रहे, मध्य प्रदेश में विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरियां करते करते वो मुंबई पहुंचे और मुंबई में उन्होंने पत्रकारिता की। इंडियन एक्सप्रेस का एक न्यूज़पेपर निकला, वीकली न्यूज़पेपर, तो उसके वो संपादक भी बने। तो मेरा जो उनका सामीप्य और सानिध्य रहा वो उनके कृतित्व से रहा, उनकी कलम से रहा, उनके लेखन से रहा। उनके पत्रकारीय लेखन की शैली और साहित्यिक लेखन की शैली, इसको मैंने बहुत निकटता से और बहुत गंभीरता से देखा। और मैंने अक्सर ये पाया कि मैंने जो लिखा वो संभवतः शरद जोशी की कॉपी ही है। कविता में जो व्यंग्य का असर है वो डॉक्टर अशोक चक्रधर का असर है, और गद्य लेखन में जो सीधा सीधा असर है उसको कोई थोड़ा सा 4 लाइनें भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये शरद जोशी से प्रभावित हैं। तो मेरा ऐसा इंडिविजुअल अपनी पहचान कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी अपने अग्रजों का पढ़ा है उसी से मैंने लिखना सीखा है, और मैं जो लिख रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं उस शैली में लिखने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें मेरे अग्रज कर चुके हैं, लिख चुके हैं और स्थापित हो चुके हैं। मुझे स्थापित होने का कोई सपना नहीं है। और व्यंग्यकार जो होता है बेसिकली लिखना शुरू करते ही वो सोच लेता है कि मैं आज लिखूंगा और हो सकता है कि मेरा लिखा हुआ कल मर जाए, परसों वो शायद जिंदा भी ना रहे, क्योंकि हम तात्कालिक परिस्थितियों पर अक्सर लिखते हैं। और ऐसे विषय जो सनातन हो
उनपे भी हमारी कलम चलती है। व्यंग्यकार के हमारे से मतलब है व्यंग्यकार की कलम चलती है, लेकिन वो यदा कदा चलती है, जब जरूरत होती है तब चलती है। क्योंकि कालांतर में पहले तो बड़े बड़े व्यंग्य लिखे जाते थे, 25-25 पेज का एक व्यंग्य होता था, लेकिन समय के अनुसार व्यंग्य का आकार छोटा हुआ है, क्योंकि छपने की जगह भी छोटी हुई है। पहले पत्रिकाओं में छपते थे, अब अखबारों में छपते हैं। पत्रिकाएं उस तादाद में नहीं छप रही हैं जिस तादाद में पहले छपा करती थी, इसलिए इसकी लंबाई में भी परिवर्तन हुआ है। बहुत बढ़िया बातें बताई आपने, और इतनी साफ गोई से आपने स्वीकार किया। अन्यथा ऐसा होता है कि लोग प्रभावित बहुत लोगों से होते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो प्रभावित होने की बात तो कहते हैं, लेकिन उसका असर उनकी रचनाओं में आता है, इसे कोई स्वीकार करने के लिए आसानी से तैयार नहीं हो सकता। और वक्त हो गया है व्यंग सुनने का, जिसे लिखा है वागीश सारस्वत जी ने। आइए सुनते हैं। अपने अपने गुट हैं, अपनी अपनी गुफाएं, अपनी अपनी कोठरी, अपनी अपनी टोकरी। हर आदमी रोज अपनी टोकरी को उठाए घूमता है और अपने गुट का चबूतरा मिलते ही उसे रख देता है। टोकरी में क्या है, इस बात से चबूतरे पर बैठे लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उस टोकरी को सम्मान पूर्वक जगह मिलने से दूसरे चबूतरे के लोग आहत हों, वो खफा खफा से रहें, वो चर्चा करें, वो चिढ़ें कि उनका चबूतरा कमजोर पड़ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बाहरी व्यक्ति चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश करता है। चबूतरे पर पहले से बैठे लोग उसकी निष्ठा की परीक्षा लेते हैं और विचारों की विष्ठा उसके ऊपर फेंकते हैं। चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश करने वाला आदमी अगर जुझारू है और विचारों की विष्ठा से बचकर खुद को खड़ा करने की कोशिश करते हुए भी ये कहे कि आपके विचारों की विष्ठा बड़ी ही खुशबूदार है, तो समझो चबूतरा चढ़ने वाले ने बाजी मार ली। वो चबूतरे पर चढ़ेगा और सम्मान के साथ आसन ग्रहण करके बैठ जाएगा। एक बार आसन मिला कि सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। सारे पदक, सारे पुरस्कार, सारे सम्मान चबूतरे पर चढ़ने में विजय हासिल करने वाले चमचा व्यक्तित्व को मिलते हैं। चमचाई की जय जयकार होती है। चमचे हर जगह मिलते हैं। चमचे ही आगे बढ़ते हैं, चमचे ही महान होते हैं, चमचे ही चमाचम होते हैं, चमचे झमाझम होते हैं। चमचों के सामने हीरे मोती भी फीके लगते हैं। जो जितना बड़ा चमचा है वो उतना सफल आदमी है। चमचों के साथ साथ इन दिनों चमचियों का भी बोलबाला है। पहले कुछ ही चमचियां पाई जाती थी, पर इन दिनों चमची नस्ल का भी जोरदार विकास हुआ है। चमचियों की फसल लहलहा रही है। चमचियां कई जगह पर तो चमचों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ गई हैं। पहले कहावत अक्सर सुनी जाती थी, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। अब ऐसा हो गया है कि कवियों में भी चमचा है, वो कहीं भी जा सकता है। मसलन विदेश यात्रा का मौका पहले उस कवि को मिलता है जो चमचत्व को प्राप्त हो जाता है। चमचा कवि ही विदेश में होने वाले हिंदी सम्मेलन में हिंदी करने पहुंचता है। उसे ही सरकारी खर्च पर अमेरिका में कविताएं सुनाने भेजा जाता है। ये अलग बात है कि उसकी कविताएं किसी को समझ नहीं आती। चमचई की जय हो। चमचा विदेश में जाता है, चमचा सरकारी पदों पर चमचमाता है। कई बार मुझे लगता है कि जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी हैं। हो सकता है कि ये चीजें जो कि हिंदी साहित्य का हिस्सा होनी चाहिए थी, या तो जानबूझकर छोड़ दी गई हैं, या फिर यह भी हो सकता है कि इतिहास लिखने वालों को इस बात का भान ही न रहा कि साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है चमचत्व। बिना चमचत्व का जिक्र किए हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे पूरा हो सकता है? इस त्रुटि को दूर किए जाने की जरूरत है। मैं तो यहाँ तक मानता हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास का फिर से लेखन किया जाए। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे सहमत न हो, ये स्वाभाविक भी है। मैं अच्छा सोचता हूँ और जानता हूँ कि अच्छा सोचने वालों को बहुमत नहीं मिलता। साफ साफ कह देना ज्यादा ठीक रहेगा कि बहुमत मूर्खों का होता है। हिंदी साहित्य में चमचत्व का अध्याय होना चाहिए। जो लोग इस बात से सहमत हैं वे लोग समझदार हैं, जो सहमत नहीं हैं वे सारे के सारे बहुमत वालों की कैटेगरी में आते हैं। अब वापस ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि बहुमत किन लोगों का होता है। इधर मैंने एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया है। इससे पहले भी एक महत्वपूर्ण काम शुरू किया था, पर उसमें सफलता नहीं मिली। पहले मैंने चाहा था कि किसी तैयार चबूतरे पर चढ़ जाऊं, पर जो भाई लोग पहले से बैठे थे चबूतरे पर, उनके विचारों की विष्ठा को सुगंधित न बता सका और चबूतरे पर चढ़ने से पहले नीचे धकेल दिया गया। अब मैंने अपना चबूतरा खुद बनाने की शुरुआत की है। चमचई की जय हो, ये हमारे चबूतरे का घोष वाक्य होगा। हमने अपने चबूतरे को मजबूती प्रदान करने के मकसद से चमचाश्री पुरस्कार देने की घोषणा भी करने का मन बनाया है। हमारे चबूतरे का जो सर्वश्रेष्ठ चमचा होगा उसे चमचाश्री की उपाधि दी जाएगी। तो बोलो चमचई की जय हो।
व्यंग के रंग प्रभात के संग इस बॉक्स एफएम की श्रृंखला में मैं आभा सिंह वरिष्ठ व्यंग्यकार डॉक्टर वागीश सारस्वत जी के एक व्यंग लेख चमचाई की जय हो पर अपनी लघु टिप्पणी प्रस्तुत कर रही हूँ। व्यंग चमचाई की जय हो एक ऐसा व्यंग है जो युगों युगों से चली आ रही मानवीय प्रवृत्ति पर बड़ी रोचकता से कटाक्ष करता है। व्यंग में लक्षणा और रूपक का इतना संतुलित प्रयोग है कि व्यंग अपनी विडंबना से करुणा तक की यात्रा को सरलतापूर्वक निभाता है। चमचाई की जय हो एक दुधारू लेख है जो व्यवस्था और विकृति दोनों को बेपर्दा करता है। वागीश जी लिखते हैं, हर मनुष्य के पास एक टोकरी है और उस टोकरी में क्या है इसकी परवाह किसी को नहीं। एक और उदाहरण देखिए, चबूतरे पर पहले से बैठे लोग उनकी निष्ठा की परीक्षा लेते हैं और विचारों की विष्ठा उसके ऊपर फेंकते हैं। एक अन्य उदाहरण है कि उन्हें चिंता है कि उनका चबूतरा कमजोर पड़ रहा है। यहाँ चबूतरा एक प्रतीक है। निश्चित रूप से सबने अपनी अपनी विचारधाराओं का एक एक चबूतरा बना रखा है और उस चबूतरे पर रखी जाने वाली मूल वृत्ति अर्थात उस टोकरी के सामान की ओर किसी का ध्यान नहीं है कि मूल क्या है, मौलिकता क्या है। वागीश सारस्वत जी बड़ी खूबसूरती से रूपक रचते हैं और लिखते हैं कि मनुष्य के अपने अपने गुट है, अपनी अपनी गुफाएं हैं, अपनी कोठरी है और अपनी टोकरी है। ये सब प्रतीक है, संकीर्ण मानसिकता के प्रतीक। वागीश सारस्वत जी का व्यंग चमचाई की जय हो में व्यंग्यकार ने संपूर्ण चमचा चालीसा को बड़ी ही रोचकता से एक अध्याय में प्रस्तुत किया है। शब्द चयन का प्रयोग सरलतापूर्ण और आकर्षक है। व्यंग्यकार का यह कहना कि अब चमचों के साथ साथ चमचियां भी मैदान में तैनात है, यह बदलते समय और बदलते दौर की चाटुकारिता की ओर बड़ी खूबसूरती से किया हुआ इशारा है। बदलते दौर का प्रवेश यहाँ पर इंगित हो रहा है। शब्द चयन देखिए या शब्दों का रूपांतरण देखिए, झमाझम, चमाचम, चमचत्व, चमचई, ये ऐसे प्रतीक रूपक हैं जो व्यंग को लाक्षणिकता से पूर्ण कर देते हैं। व्यंग को इस सरलता से पूर्णता देने के लिए मैं बतौर पाठक डॉक्टर सारस्वत जी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चमचाई की जय हो व्यंग व्यवस्था पर तो चोट करता ही है, साथ ही मनुष्य की मानसिकता को भी नहीं छोड़ता। व्यंग के सबसे महत्वपूर्ण गुण अर्थात करुणा को कटाक्ष से जोड़ देता है। इस रोचक किंतु सरलता पूर्वक लक्ष्य पर वार करते व्यंग के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सरलता तो लेखन की प्रधानता है, इसके लिए मैं डॉक्टर वागीश सारस्वत जी को मनःपूर्वक आभार देती हूँ। धन्यवाद। ये थी समीक्षात्मक टिप्पणी आभा जी द्वारा। सर, अगर चमचाई की जय हो व्यंग का मंचन किया जाए तो आप इसका उद्घाटन किससे करवाएंगे? मतलब किसी कवि से, किसी मंत्री से या किसी सरकारी चमचे से? चमचा सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र चमचे है। जो सबसे बड़ा चमचा होगा वो उसका उद्घाटक बने तो बेहतर होगा। क्या बात है। वागीश भाई, एक सवाल मैं और आपसे करना चाह रहा था कि जैसे आपने भी स्तंभ लेखन किया है, हमारे व्यंग इतिहास को अगर हम खंगालें तो परसाई जी से लेकर शरद जोशी, ज्ञान चतुर्वेदी, प्रेम जन्मेजय, हरीश नवल जैसे मूर्धन्य व्यंग्यकारों ने समय समय पर अलग अलग पत्र पत्रिकाओं में अपने अपने स्तंभ लिखे, जिसे पाठकों का भरपूर सहयोग भी मिला, स्नेह भी मिला और पाठकों ने उन कॉलमों को, उन स्तंभों को बहुत रुचि के साथ पढ़ा। आपने एक जगह लिखा है कि व्यंग के साथ सबसे मुश्किल उसकी तात्कालिकता है। क्या स्तंभ में लिखी गई सभी व्यंग रचनाएं समय के साथ विस्मृत कर दी जाती हैं, या आपकी स्मृति में कोई ऐसी व्यंग रचना भी है जो आज भी श्रोताओं के बीच या दर्शकों के बीच लोकप्रिय है? व्यंग जो कॉलम में लिखा जाता है बेसिकली वो किसी तात्कालिक घटना पे होता जरूर है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो सर्वकालिक असर छोड़ के जाती हैं। वो देश की भी हो सकती हैं, विदेश की भी हो सकती हैं, वो किसी व्यक्ति से जुड़ी भी हो सकती हैं, वो किसी मोहल्ले से, किसी राजनीतिक दल से जुड़ी हो सकती हैं, किसी समस्या से भी जुड़ी हो सकती हैं। जैसे मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, शरद जोशी की एक रचना है पानी की समस्या, जो राजीव गांधी के समय में लिखी गई, उनका स्तंभ के लिए लिखी गई रचना थी। पानी की समस्या को उन्होंने लिखा राजीव गांधी
एक प्रधानमंत्री के तौर पे जिस तरह से उस समस्या को देख रहे हैं, वो विदेशों में पढ़े, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए और आम जनता की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं, इस पर व्यंग्य का लेखन शरद जोशी जी ने किया था। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो दौर इतना समृद्ध दौर था जब परसाई जी लिख रहे थे, शरद जोशी जी लिख रहे थे, रविंद्र त्यागी जी लिख रहे थे, श्रीलाल शुक्ल लिख रहे थे। वो इतना समृद्ध दौर था कि किसी को अगर किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी पे व्यंग्य कर रहे हैं, तो वो बुरा नहीं मानता था या व्यंग्य लेखक के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने लगता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है शरद जोशी जी का व्यंग्य स्तंभ प्रतिदिन नवभारत टाइम्स के आखिरी पन्ने पे छपता था। बहुत सारे पाठक उस समय ऐसे थे कि अखबार का वाचन उनका आखिरी पन्ने से शुरू होता था बिकॉज ऑफ आदरणीय शरद जोशी जी। और उस वक्त के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी। उनकी कई बार टिप्पणियां आई मुस्कुराते हुए शरद जोशी के व्यंग्य लेखन पर। आज के लेखकों के व्यंग्य लेखन पर उस लेवल के लोग टिप्पणी करने से बचते हैं, डरते हैं या वो झिझकते हैं। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसकी मीमांसा अलग से की जा सकती है, ये वो मंच नहीं है। लेकिन मैंने ये महसूस किया है कि जो व्यंग्य की धार पहले थी मेरे लेखन में भी और मेरे सहकर्मियों के लेखन में भी, वो धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे भीतर एक थोड़ा सा एक ये दबा हुआ डर रहता है कि कहीं हम पे कार्रवाई ना हो जाए। सरकारी नौकरी में अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी नौकरी पे सबसे पहले मुश्किल आती है। किसी भी अगर विभाग से जुड़ी हुई या किसी भी सरकारी विभाग से जुड़ी हुई समस्या पे लेखन कर दिया है तो, हालांकि लेखक का जो मकसद होता है वो ये नहीं होता है कि उसे विभाग की आलोचना करनी है, लेकिन चूंकि सरकारी महकमा उसके लेखन को उसकी आलोचना मान लेता है और उसको नोटिस दे दी जाती है, इसलिए सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले लेखक बहुत डरते हैं व्यंग्य का लेखन करने से। इसलिए वो फैंटेसी लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, उपन्यास लिखेंगे, काल्पनिक लोक में लेके चले जाएंगे, लेकिन जो वास्तविक यथार्थ है उस यथार्थ को कुरेदने की कोशिश कम करते हैं। जो फ्रीलांस लेखक हैं, जिनको किसी की तरह की मजबूरी नहीं है, मुश्किलें नहीं आती हैं, वो बेझिझक लिखते हैं क्योंकि उनको किसी की कार्रवाई का डर नहीं होता है। लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत बढ़िया से किसी का स्तंभ चल रहा है किसी समाचार पत्र में, और एक स्तंभ में अगर किसी खास व्यक्ति की आलोचना कर दी गई तो मैंने देखा है अगले ही हफ्ते से उसका स्तंभ बंद कर दिया जाता है। ये जो प्रेशर है ये पहले नहीं था। और आज का जो व्यंग्य लेखक है वो बहुत प्रेशर में है। वो खुल के लिखना चाहता है, ऐसा नहीं है कि उसमें हिम्मत नहीं है, लेकिन देखिए परिवार सबको है, जेल में जाने से हर कोई बचना चाहता है। आजकल तो ये होता है कि किसी ने एक स्टैंडिंग कॉमेडी कर दी तो वो जेल चला जाता है, किसी ने एक कार्टून बना दिया तो जेल चला जाता है। सरकार किसी की भी हो, किसी एक दल की बात नहीं है ये। अलग अलग राज्यों में अलग अलग दलों की सरकारें हैं और सभी सरकारों ने इस दौरान इसी तरह की प्रक्रियाएं की हैं, तो इसके लिए कोई एक दल दोषी नहीं है। हो सकता है कि ये जो समय चल रहा है इस वक्त की कुछ ऐसा तकाजा हो कि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा है कि उसको आईना दिखाया जाए। क्योंकि व्यंग्य आईना दिखाने का काम करता है, तो असली चेहरा देखने से बच रहे हैं ज्यादातर। इसी वजह से लेखक भी बच रहे हैं कि वो दिखाएंगे तो फंस जाएंगे, पर कोई फंसना नहीं चाहता। यानी कि लोग संवेदनशील नहीं हुए हैं, सच नहीं एक्सेप्ट कर पाते, ये शायद इसका कारण हो सकता है। जी नहीं, लोग तो संवेदनाओं को महसूस करते हैं। मेरा अनुभव है कि जितना ज्यादा लेमैन होगा उतना ज्यादा बढ़िया तरीके से वो व्यंग्य समझेगा। पढ़े लिखे को कम आता है समझ में आम आदमी को व्यंग्य ज्यादा समझ में आता है। मैंने तो अपनी एक किताब की भूमिका में लिखा है कि जो व्यंग्य मेरी परदादी से मैंने समझा वो मुझे पढ़े लिखे लेक्चर्स के भाषण में, वक्तव्य में जो प्रवक्ता बोलते हैं उससे मुझे कभी नहीं समझ में आया। उलट बांसी हमारी दादी करती थी, परदादी करती थी, हमारी माँ करती थी।
बिल्कुल, व्यंग की धरा वही थी और वहीं से व्यंग का एक कहते हैं कि आइडिया आता था हमको। एक सवाल मैं आपसे और पूछ रहा हूँ, उसके बाद में अमायरा बहुत उत्सुक है आपसे रैपिड फायर राउंड में कुछ सवाल बहुत गति से पूछने के लिए। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या अखबारी और साहित्यिक व्यंग के बीच में कोई विभाजन रेखा आपको दिखाई देती है? अखबारी और साहित्य व्यंग के बीच में जो विभाजन कर सकता है या रेखा खींच सकता है वो स्वयं व्यंग्यकार है। अक्सर ये होता है कि डिमांड और सप्लाई, अगर हम उससे बच जाएंगे तो स्तंभ में भी ऐसे विषयों को चुना जा सकता है जो सर्वकालिक हो, जो लंबे समय तक चल सकते हो। अक्सर आप अगर देखेंगे तो जो आज का व्यंग्यकार है उसने फुल लेंथ आर्टिकल्स, यानी जो 25-25 पेज के या 20 पेज के आर्टिकल्स होते थे वो लिखना लगभग बंद कर दिया है। ज्ञान चतुर्वेदी हैं जो उपन्यास लिख रहे हैं, लगातार लिख रहे हैं, उनके 7-8 उपन्यास आ चुके हैं और बढ़िया वो बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा कोई उपन्यास भी नहीं लिख पा रहा है क्योंकि वो फैंटेसी के साथ उसको व्यंग करना है, और जब व्यंग करेंगे तो व्यवस्था पे होगी। मेरा अक्सर ये मानना है कि मेरे घर के बाहर कूड़ा अगर इकट्ठा हुआ है, मुझे उस पे व्यंग लिखना है। मैं उस पे व्यंग लिखना शुरू करता हूँ, मेरे घर के दरवाजे का कूड़ा है, लेकिन जब मैं लिखना शुरू करता हूँ तो वो स्वच्छता विभाग तक पहुंचता ही पहुंचता है। जब स्वच्छता विभाग तक पहुंचेगा तो स्वच्छता मंत्री तक पहुंचेगा, जब स्वच्छता मंत्री तक पहुंचेगा तो उसके बॉस प्रधानमंत्री तक भी पहुंचेगा, और ऐसी व्यवस्था जो अव्यवस्थाएं फैला रही है। अगर मेरे घर के बाहर कचरा है तो वो मैं तो उसका कारण हूं ही, क्योंकि थोड़ा सा कचरा तो मेरे घर से भी निकला होगा, मेरे मोहल्ले से भी निकला है, लेकिन जिनको उस कचरे के व्यवस्थापन की जिम्मेदारी दी गई है वो जब ये व्यवस्थापन नहीं करते हैं तब मेरी कलम से निकलने वाला व्यंग मेरे घर के दरवाजे के कचरे के ढेर से निकल के प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचता ही पहुंचता है। उससे बचने का कोई कारण नहीं है। अगर हम नहीं पहुंचते हैं वहां तक तो हम लेखन में बेईमानी कर रहे हैं, हम कुछ तथ्यों को, कुछ बातों को छुपा रहे हैं, क्योंकि जब पूरी सर्जरी करनी है किसी चीज की तो उसमें थ्रेड भी लगेगा, कैंची भी लगेगी, सारे जो औजार हैं उन सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, बढ़िया बात कही। और अमायरा, अब आपकी बारी है कि किस तरह से आप फायर राउंड में किस तरह का फायर करती हैं। जी बिल्कुल, तो पहला सवाल जो है वो है कि साहित्य में व्यंग या संसद में भाषण, आपके हिसाब से किसमें ज्यादा मसाला है? आटवले करें तो संसद में मसाला है, ज्ञान चतुर्वेदी करें तो साहित्य में मसाला है। प्रेम जन्मेजय की मैंने बहुत सारी रचनाएं पढ़ी हैं, लेकिन एक बर्फ की रचना है, उसके आखिरी पंक्ति में जो व्यंग है, मुझे पिछले 10 सालों में उस तरह का व्यंग कहीं देखने को नहीं मिला। जी, अगला सवाल है, राजनीति में सबसे बड़ा व्यंग क्या है, घोषणा पत्र या जुमलेबाजी? दोनों ही व्यंग का ही विषय है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो घोषणाबाजी है वही जुमला ही है। जी। अगर चमचाई एक ओलंपिक खेल होती तो कौन से नेता गोल्ड लाते? सबसे ज्यादा भारत के पास आते, जिसमें हम सबसे पीछे हैं, क्योंकि भारत में जो चमचों की नस्ल है वो सबसे ज्यादा लहलहाती है। हम लोग कहते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, हमें कहना चाहिए कि भारत चमचा प्रधान देश है। क्या बात है। एकलव्य का अंगूठा, अगर उसका आज का संस्करण हो तो क्या होगा, सोशल मीडिया का पासवर्ड देना या वोट बैंक? ऑफ कोर्स वोट बैंक। क्या बात क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी वोट बैंक के लिए ही किया जाता है। शरद जोशी से अगर आपको एक सवाल पूछने का मौका मिले तो क्या पूछेंगे? क्या आप वापस से इस युग में जन्म लेना चाहेंगे? अगर लेंगे तो फिर से व्यंग्यकार बनना चाहेंगे, और व्यंग्यकार बनेंगे तो क्या पछताएंगे नहीं? कोई एक नेता जो आपके व्यंग का प्रिय पात्र हो? प्रिय पात्र तो प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन मैं लिख नहीं सकता। क्या बात है। साहित्य अकादमी पुरस्कार या संसद की सीट, कौन ज्यादा व्यंग्यपूर्ण सपना है? साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या बात है। छप्पर में उड़ से मोरपंख का आज का आधुनिक संस्करण क्या होगा, ट्विटर ट्रेंड या इंस्टा रील? ऑफ कोर्स इंस्टा रील। आज का सबसे व्यंग्यपूर्ण वाक्य क्या लगता है आपको आज के? मैं बहुत ईमानदार हूँ। कविता ने राजनीति के दरवाजे तक तो पहुंचाया ही है, क्या व्यंग ने उस दरवाजे को खोला भी है?
बिल्कुल खोला है, व्यंग ने ही खोला है, क्योंकि कविता में अगर व्यंग नहीं है तो वो यथार्थ के करीब नहीं है। रचना का दबाव ज्यादा होता है या लोकतंत्र का? लोकतंत्र का। अगर एक दिन के लिए आप प्रधानमंत्री बन जाए तो कौन सा व्यंग सबसे पहले सच कर देंगे? मैं एक दिन के लिए नहीं बनना चाहूंगा और मैं सचमुच बनना चाहूंगा। आपके अनुसार देश में सबसे ज्यादा चालाकी कहाँ छिपी होती है? सत्ता में, सत्ता की सिफारिश में, या सत्ता के आसपास की चाय में? चाय से गर्म केटली होती है। क्या चाय ही इसका उदाहरण है। क्या बात है। आज का सबसे बड़ा व्यंग आपके अनुसार क्या है? लोकतंत्र, समाज सेवा, या नेता का इंटरव्यू? लोकतंत्र व्यंग्य नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र को जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो सबसे बड़ा व्यंग्य है। अपने अपने सुविधा से, अपने अपने फायदे से, अपने मुताबिक, जैसे हम लॉ और उसको अपनी परिभाषाएं गठित कर लेते हैं, वैसे ही हम लोकतंत्र को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, वो गलत है। जी, बहुत बहुत मजा आ गया आपके उत्तर सुन के। और अमायरा, मैं एक सवाल और करने जा रहा हूँ। वागीश भाई, एक बात मैं पूछना चाह रहा था कि व्यंग्य विभिन्न शैलियों में लिखा गया। निबंधात्मक शैली है, संवाद शैली है, और लतीफ घोंगी ने तो फुटनोट शैली में भी लिखा, और इसके अलावा और भी बहुत सी शैलियां हैं। लेकिन आजकल जिस तरह से T20 की तर्ज पर व्यंग्य लेखन हो रहा है, क्या आपको लगता है कि व्यंग्य से शैलीगत विविधताएं कम होती जा रही हैं? व्यंग्य से शैलीगत विविधताएं कम होने के कारण यह है कि व्यंग्य को स्पेस उतना मिल नहीं रहा है प्रकाशन के तौर पर। जो कुछ भी सामने आ रहा है वो अपने संकलन के माध्यम से या फिर थोड़ा बहुत स्तंभ लेखन के माध्यम से, और यही कारण है कि व्यंग्य का पतन हो रहा है। मैं तो खुल के कहता हूँ, व्यंग्य का पतन हो रहा है। इस बीच में आंदोलन चले कि व्यंग्य को शैली से निकालकर विधा मान लिया जाए। मैं कभी नहीं समझ पाया कि व्यंग्य कोई विधा हो सकती है, क्योंकि विधा होती है उपन्यास, विधा होती है निबंध, विधा होती है कविता, विधा होती है रिपोर्टाज, विधा होती है संस्मरण। वो व्यंग्य किसी भी चीज में आ सकता है। कविता में भी व्यंग्य हो सकता है, संस्मरण में भी हो सकता है। वन लाइनर, जो फन लाइनर और वन लाइनर लिखे जा रहे हैं, उसमें भी व्यंग्य है। व्यंग्य तो बीच बीच में आता है। कोई भी रचना पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक व्यंग्य नहीं हो सकती। व्यंजना जो शक्ति है, जो शब्द शक्ति है व्यंजना, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो उसमें वो छौंक की तरह से काम करती है। जैसे मुहावरे बीच बीच में आते हैं तो रचना को पावरफुल बनाते हैं, उसी तरह से व्यंजना का प्रयोग रचना को पावरफुल बनाता है। और व्यंजना का प्रयोग अगर अधिक है तो वो रचना व्यंग्य प्रधान है। हम व्यंग्य प्रधान कह सकते हैं। व्यंग्य प्रधान व्यंग्य शैली है। वो शैली नाटक में देखिए ना, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखना शुरू किया नाटक, उनका व्यंग्य सबसे पहले आया। बड़े व्यंग्यकारों में वो माने जाते थे, लेकिन आज लोग नाम भी नहीं लेते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बाल मुकुंद जी के व्यंग्य कितने पढ़े गए। और तो और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी को लोग कहानीकार के तौर पे जानते हैं। उन्होंने सबसे ज्यादा व्यंग्य लेखन किया, अखबारी व्यंग्य लेखन किया। आज इसलिए कहीं दिखता नहीं है। कभी कभी यदा कदा कहीं उनका व्यंग्य पढ़ने को मिल जाता है तो लगता है कि देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी इतने बढ़िया बढ़िया व्यंग्य लिखे थे, लेकिन उस तरह से उनके संकलन नहीं है, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया। और इसी तरह से लतीफ घोंगी ने लिखा, ईश्वर शर्मा ने लिखा, ढेर सारे रचनाकार हैं, बड़े रचनाकार हैं, लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं हो पाया क्योंकि वो पब्लिसिटी के फंडे में नहीं पड़े। आजकल सेल्फ मार्केटिंग का जमाना है। मुझ पे अवनिंद्र ने किताब लिखी, बहुत सारे लेखकों से उन्होंने रचनाएं आमंत्रित की, और उसका टाइटल रखा व्यंग्य सम्राट वागीश सारस्वत। मुझे अच्छा लगा। मुझे अच्छा इसलिए लगा कि यार, वैसे कहीं सम्राट बने ना बने, कम से कम कोई अगर ये कह रहा है, ताजपोशी कर रहा है कि आप व्यंग्य के सम्राट हैं, तो मानने में हर्ज क्या है। हम अगर शेख चिल्ली बनते हैं तो हमको क्या दिक्कत है, क्योंकि अगर शेख चिल्ली होगा तभी मुस्कुराहट होगी। हम जब वागीश सारस्वत को व्यंग्य सम्राट कह के कोई किताब सामने पेश करता है तो पढ़ने वाले के चेहरे पे तुरंत मुस्कुराहट आती है, क्योंकि उनको पता है कि वागीश व्यंग्य सम्राट नहीं है। वागीश से पहले ढेरों लोग इतना ज्यादा लिख चुके हैं, इतना अच्छा लिख चुके हैं कि वागीश तो उनके नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी मार्केटिंग है, उस फंडे से तो गुजरना ही पड़ेगा। कुछ लोग हमसे जुड़े हुए हैं जिनसे हम बातचीत आपको सुनवाएंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। मित्रों, मेरे छोटे पुत्र विदित ने
जब एनिमेटर के रूप में मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाया तो मेरा आना जाना भी आरंभ, और धीरे धीरे मैं मुंबई कर बनने लगा। इसमें बहुत बड़ा हाथ यज्ञ शर्मा का, सूरज प्रकाश का और चौपाल का रहा। चौपाल भी मैं यज्ञ शर्मा के कारण गया, और धीरे धीरे बहुत सारे मित्र जुड़ते चले गए जिन्होंने मुंबई कर मुझे बनाया। और उनमें एक बहुत बड़ा नाम, एक ऐसा आत्मीय नाम वागीश सारस्वत का है। वागीश से आरंभ में जो संबंध मिले वो साहित्य के कारण बने, और उनको एक साहित्यकार के रूप में मैं जानता था। और पर धीरे धीरे मैंने देखा उनमें बहुत आत्मीयता है, और उस आत्मीयता ने मुझे बांधा। और बात मेरे ख्याल में मार्च 2013 की है कि जब उन्होंने मुझसे कहा कि उनकी एक पुस्तक आई है व्यंग ऋषि शरद जोशी, जिसका लोकार्पण जो है वो मुंबई विश्वविद्यालय में है, और उसका लोकार्पण BSUD के निदेशक जो है डॉक्टर राजपाल वो करेंगे, और फिरोज शाह मेहता वो भी उसके साथ होंगे, आपको भी आना। और लोग भी थे उसमें, मेरी भी भागीदारी रही उसमें। मैंने जाना इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन दिनों में शरद जोशी पर व्यंग यात्रा के विशेषांक की तैयारी कर रहा था, और शरद जोशी से संबंधित कोई भी चीज जो है मेरे लिए मुझे आकर्षित करती थी। और इसी ही उसकी किताब ने, वागीश सारस्वत की किताब ने मुझे आकर्षित किया, और मैं वहां गया। मैंने शरद जोशी पर जो अंक निकाला वो जनवरी-मार्च 2014 का था, और ये कार्यक्रम हुआ 2013 में। तो मैंने देखा उसमें बहुत सारी सामग्री है, मुझे पसंद आई किताब, और वहां से धीरे धीरे संबंध जुड़ने शुरू हुए। और व्यंग यात्रा के एक कार्यक्रम हमने जो है गोवा में एक कार्यक्रम किया था, 2019 में कार्यक्रम किया था, तो वो भी मार्च में था, और उसमें वागीश की बहुत बड़ी भूमिका थी। और इसी प्रकार से मुंबई विश्वविद्यालय में भी कार्यक्रम हुए। तो आरंभ में वागीश और हमारी व्यंग यात्रा की जो यात्राएं हैं, चाहे डलहौजी की हो चाहे मनाली की हो, उसमें भी वो साथ रहे, और धीरे धीरे वो संबंध रहे, और घर भी आते थे, उनसे बातचीत भी होती थी, और उनकी आत्मीयता से मैं बहुत प्रभावित था। पर मैं जानता था उनकी विचारधारा मेरे विचारधारा से बिल्कुल मेल नहीं खाती है, बिल्कुल 36 का आंकड़ा है। पर विचारधारा के कारण मैं रिश्तों को त्यागने में विश्वास नहीं करता। व्यक्ति की विचारधारा है, उससे बहस की जा सकती है, उससे कन्विंस किया जा सकता है, और अपने विचार को व्यक्त किया जा सकता है। आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते। तो विचारधारा के कारण कभी मेरी किसी से शत्रुता और दुश्मनी तो क्या कहें, शत्रुता तो क्या कहें, मेरी मित्रता भी नहीं कि तुम्हारी विचारधारा इसलिए मतलब वैचारिकता है, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो ठीक, तो वागीश जो है वो व्यंग को अपनी रचनाओं के माध्यम से अपनी तरह से समृद्ध कर रहे हैं, और शरद जोशी ने बहुत बड़ा काम किया है। तो आज उनसे बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से व्यंग के बारे में उनका दृष्टिकोण सामने आएगा, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा सामने आएगी। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। जी, प्रेम जन्मय जी ने आपके लिए ये संदेश भेजा था। जी। अगला संदेश सुभाष काबरा जी ने आपके लिए भेजा है, आइए सुनते हैं। व्यंग के रंग प्रभात के संग के एक और पुष्प के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रभात जी। इस बार अनुज वागीश सारस्वत अपने व्यंग के रंग बिखेरेंगे, और उसकी प्रतीक्षा आपके बहुत सारे श्रोताओं के साथ साथ हम सब मुंबई वासियों को भी रहेंगी। आपको और वागीश भाई को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। वागीश भाई, साहित्य में आजकल आत्ममुग्धता का दौर भी चल रहा है बहुत ज्यादा, और लेखक गण अहो रूपम अहो ध्वनिम के जाल से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप पर भी दो लेखकों ने वागीशोदय और व्यंग सम्राट वागीश सारस्वत जैसी कृतियां लिखी। बहुत से लोगों का मत है कि यह भी आत्ममुग्धता का ही एक उदाहरण है। आप क्या कहना चाहेंगे? आत्ममुग्धता का उदाहरण हो सकता था, बशर्ते ये किताबें मैंने लिखी होती। ये मैंने नहीं लिखी हैं, मुझ पे लिखी गई हैं, मेरे व्यक्तित्व और कृतित्व पे लिखी गई हैं। वो अलग अलग लेखकों ने लिखी हैं। दोनों किताबों में 80 या 81 लेखक हैं, उन लेखकों ने लिखी हैं। उसमें इस देश के मुझे लगता है कि बड़े से बड़े लेखक शामिल हैं। ज्ञान चतुर्वेदी जी ने भी लिखा है, मंच का जो सम्राट है वो कुमार विश्वास, उसने भी लिखा है, शैलेश लोढ़ा ने भी लिखा है, अशोक चक्रधर जी ने भी लिखा है, प्रेम जन्मय जी ने भी लिखा है, सूर्य बालाजी ने भी लिखा है। तो अगर सूर्य बालाजी कोई बात कह रही हैं तो मैं उससे असहमत होने का धृष्टता कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो जो भी वो कहेंगी वो आशीर्वाद के तौर पे लेना है और अपने आप को विकसित करना है।
जी, अगर किसी को वो आत्मोक्ता लगे तो लगे। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात कही आपने। वागीश भाई, बातचीत का इस सिलसिला हम निरंतर बनाए रखेंगे अभी, लेकिन इस बीच कुछ लोग हमसे जुड़े हैं जो आपके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनते हैं। जी, मैं भोपाल से व्यंगकार अशोक व्यास सबको नमस्कार करता हूं और आज के इस साप्ताहिक व्यंग के रंग कार्यक्रम में वरिष्ठ व्यंगकार आदरणीय डॉक्टर वागीश सारस्वत से चर्चा कर रहे हैं व्यंग के बारे में। आदरणीय श्री प्रभात गोस्वामी जी, सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस कार्यक्रम का आनंद ले और इससे जुड़े, इस कार्यक्रम को अवश्य सुन रहे होंगे। और व्यंग के बारे में जो चर्चा होगी तो स्वाभाविक है कि जो दो वरिष्ठ व्यंगकार जब मिलेंगे तो व्यंग के कुछ न कुछ निष्कर्ष, अच्छे निष्कर्ष सामने आएंगे, कुछ एक नए पहलू व्यंग के बारे में सामने आएंगे, जिससे जो भी व्यंग को पसंद करते हैं, जो व्यंग के चाहने वाले हैं, जो व्यंग को लिखने वाले हैं, वो इस चर्चा का लाभ हम सब मिलकर उठाएंगे। और हमें उम्मीद है कि सभी श्रोता हमारे साथ मिलकर हम इस चर्चा का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश भारद्वाज गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बॉक्स एफएम पर कार्यक्रम व्यंग के रंग प्रभात के संग निश्चित रूप से व्यंग विधा के लिए, लेखकों के लिए एक बेहतरीन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वरिष्ठ व्यंग्यकारों की रचनाओं पर चर्चा होती है, जिससे युवा लेखकों को काफी प्रेरणा मिलती है। इस तरह के कार्यक्रम लगातार होने चाहिए और व्यंग के साथ साथ दूसरी विधाओं पे भी हो तो और बेहतर होगा। इसमें जाने पहचाने व्यंग्यकारों के साथ साथ कुछ ऐसे व्यंग्यकारों को भी शामिल किया जाना चाहिए जो बहुत चर्चित नहीं है। धन्यवाद। स्वागत है वागीश भाई आपका। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मैं करूं या विवेक रंजन श्रीवास्तव बीच में हमसे जुड़े हैं, वो एक सवाल करना चाहते हैं? जी, स्वागत है। मैं भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव। आप नियमित व्यंग लेखन तो करते ही हैं, साहित्यिक आयोजन भी बहुत बड़े स्तर पर करते हैं, पुरस्कार कार्यक्रमों के आयोजन करते हैं, राजनीति से भी अत्यंत निकट से आप जुड़े रहते हैं। तो मेरा सवाल यह है कि यह राजनीतिक प्रतिबद्धता आपके स्वतंत्र व्यंग लेखन में बाधा बनती होगी? क्या इस वजह से आपका लेखकी नजरिया कुछ संकुचित हो जाता है? मैं ये जानना चाहूंगा। भोपाल से विवेक रंजन श्रीवास्तव। विवेक जी ने बहुत अच्छा सवाल किया प्रभात जी। अक्सर लोग नहीं पूछते हैं इस तरह का सवाल, तो तकलीफ होती है। मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूँ वो पार्टी के अध्यक्ष हैं राज ठाकरे जी, और राज ठाकरे स्वयं एक व्यंग्य चित्रकार हैं, कार्टून बनाते हैं जी, और बड़े से बड़े विषयों पर उन्होंने कार्टून बनाए हैं। राजनीतिक व्यस्तता में उनके कार्टून बनाने कम जरूर हो जाते हैं, लेकिन व्यंग्य की समझ उनकी जबरदस्त है। मुझे कई बार आश्चर्य हुआ कि वो मराठी भाषिक हैं, उनका चेहरा, उनकी प्रतिमा देश भर में अलग तरह की है, लेकिन हिंदी के बड़े बड़े व्यंग्यकारों को उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। कई रचनाएं उनको याद रहती हैं, और यही वजह है कि जब मैं लिखता हूं तो मैंने कई बार राज ठाकरे जी की नीतियों के विरोध में भी लिखा। और एक व्यंग्यकार जब वो चाहे कूची चलाए चाहे कलम चलाए, अगर वो ईमानदारी से नहीं चलाएगा तो वो जो चित्र है टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, किसी के समझ में नहीं आएगा वो क्या कहना चाहता है। इसी तरह से लेखन का है, अगर वो बचा के चलेगा ना, तो कि मेरे पैंट ना भीग जाए, मेरे जूते ना भीग जाए, तो उस तरह से वो कुछ किसी भी पाठक को कुछ दे नहीं पाएगा। तो लिखते हुए आपको ये चिंता तो छोड़नी ही पड़ेगी कि मेरे साथ क्या होगा। और लिखने के मामले में मैं इसलिए बेझिझक हूँ कि हमारी जो पार्टी है वो, उसकी जो विचार है वो प्रोग्रेसिव है, लेकिन चूंकि हमारी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है तो क्षेत्रवाद का जो आरोप है वो लगना स्वाभाविक है, लेकिन क्षेत्रवाद कोई ऐसी विचारधारा नहीं होती। वागीश भाई, एक सवाल मेरे मित्र हैं एक गुरुग्राम में, अवनीश, उन्होंने अभी मुझे व्हाट्सएप पर एक सवाल भेजा है। वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि व्यंग लेखन में हम सभी के आदर्श हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी की व्यंग्य त्रयी हमेशा रही है, और जब भी व्यंग पर कोई विशद चर्चा होती है या व्यंग विमर्श होता है तो इन तीनों से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। आप इससे कितने सहमत हैं? मैं बहुत हद तक सहमत हूँ। बेसिकली क्या है कि जब भी विमर्श की बात आती है ना, तो आप तो त्रयी की बात कर रहे हैं, जो मैंने महसूस किया है वो हरिशंकर परसाई से आगे बढ़ ही नहीं पाता है।
ज्यादातर लोग घूम की शुरुआत करते हैं हरिशंकर परसाई से और वहीं पे खत्म हो जाते हैं। ना उसके पहले कुछ दिखाई देता है ना उसके बाद दिखाई देता है, जबकि उसके समकक्षी उसी समय में भी बाकी लोग भी लिख रहे थे, लेकिन उनकी सबकी शैलियां अलग थी। और सबकी शैलियों का कारण नहीं है कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, उनकी वैचारिक प्रतिबद्धता वो कारण है कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। हरिशंकर परसाई एक विशेष विचार से प्रतिबद्ध थे, विशेष प्रकार की पत्रिका के वो संपादक थे, और वो ऐसा दौर था जब प्रगतिशील चिंतन का, प्रगतिशील लेखन का और प्रगतिशील रचनाकारों का दौर था। तो प्रगतिशील प्रतिबद्धता उस वक्त सिर्फ और सिर्फ हरिशंकर परसाई में थी। इसलिए उस दौर से लेकर के अब तक जिसको भी देखना होता है तो उसी चश्मे से देखते हैं। जबकि मैं ये मानता हूं कि लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचे शरद जोशी, और परसाई जी और शरद जोशी का मिक्सर लेकर के हास्य का जो पुट देने का काम किया वो रविंद्रनाथ त्यागी जी ने किया, और वहीं उपन्यास शैली से जनमन तक पहुंचने की कोशिश की श्रीलाल शुक्ल ने। तो कायदे से तो उस युग को देखने के लिए भी इन व्यंग्य की चौकड़ी को देखना चाहिए, ना कि त्रयी को। त्रयी सिमट जाती है। अच्छा, चौकड़ी के बाद भी उसके उस दौरान में भी काफी अच्छे लोग थे लिखने वाले, लेकिन उनको वो पहचान नहीं मिलती है। लतीफ गोंगी उनसे थोड़े से जूनियर थे, लेकिन उसी काल से वो लिखते चले आ रहे थे, काफी लंबे समय तक उन्होंने लिखा। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे देश में बहुत कम ऐसे आलोचक हैं जो इसको रेखांकित करते हैं कि लतीफ गोंगी भी शानदार व्यंग्यकार थे। अच्छा, मुझे याद आया, मैं सिर्फ 2-3 लाइन में अपनी बात करता हूँ। जो बड़े बड़े आलोचक रहे हैं उन्होंने भी तो हमेशा इग्नोर किया ना। मैंने मेरे सामने खुद को देखा है, नामवर सिंह जी ने व्यंग्य को दरकिनार किया, व्यंग्य लेखकों को लेखक मानने से इनकार किया। वो कहते थे कि ये कोई अभी तक उस तरह का लेखन है ही नहीं, ये तो जोकर ही है। अगर नामवर सिंह जैसा बड़ा लेखक, बड़ा आलोचक व्यंग्य लेखन को जोकरई कह के दरकिनार कर देगा तो बाकी लोगों का क्या होगा? अच्छा, जो लोग नामवर सिंह को पढ़ते हैं वो उसी विचारधारा को लेके चलेंगे, लेकिन संयोग से वक्त बदला है, व्यंग्य अपने आप में स्थापित हुआ है, प्रस्थापित हुआ है, और उसको समाचार पत्रों ने और पत्रिकाओं ने जो लगातार जगह दी है उससे वो ज्यादा समृद्ध हुआ है। बाकी सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं विधाएं अखबारों और पत्रिकाओं से, लेकिन व्यंग्य अभी तक स्थापित है, उसके स्तंभ लगातार चल रहे हैं, और इसके लिए जो प्रकाशन माध्यम उनको धन्यवाद करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वागीश सारस्वत। आज आप हमसे जुड़े और आपसे बातचीत करने में बहुत आनंद आया, लेकिन घड़ी हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दे रही है। तो एक बार फिर से मैं आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुझे आपने सम्मान के साथ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।